अपने समय को परिभाषित कुछ कविताएं, प्रतिरोध की कविताएं ऐसी होती हैं जिनका संदर्भ भले ही तात्कालिक हो, लेकिन बातें और विमर्श वो एक पूरे समय, एक युग का खुलासा करने वाली होती हैं। जैसे राजेश जोशी की यह कविता, मेरा नया फ़ोन नंबर। 3-4 साल पहले लिखी ये कविता। जब से मैंने पढ़ा तब से मेरे मन में बैठी हुई थी। मैंने सोचा दोस्तों के साथ साझा करूं। मेरा फ़ोन नंबर बदल गया था। बदल गए फ़ोन नंबर की सूचना देने को कई पोस्ट कार्ड लिखे मैंने और तमाम दोस्तों के पते पर उन्हें पोस्ट कर दिया। एक दोस्त ने कहा कि एक पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को भी डाल दो। प्रधानमंत्री को पता नहीं कब तुमसे कोई काम पड़ जाए। अब मुझसे क्या काम पड़ना था प्रधानमंत्री को, लेकिन मैंने सोचा काम पड़े ना पड़े, पर मेरा नया फ़ोन नंबर प्रधानमंत्री के पास भी हो तो इसमें हर्ज क्या है। और एक पोस्ट कार्ड मैंने प्रधानमंत्री के पते पर भी डाल दिया। प्रधानमंत्री का कार्यालय चाहता तो एक सिरफिरे का शगल मानकर मेरे पोस्ट कार्ड को कचरे की डलिया में डाल सकता था, पर मेरे पोस्ट कार्ड के पता नहीं क्यों और क्या क्या अर्थ निकाले गए। समय ही ऐसा था कि छोटी से छोटी बात को भी संदेह की नज़र से देखा जाता था। मुश्किल से हफ्ता भी नहीं बीता होगा कि एक पुलिस वाले ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, तो आपने ही प्रधानमंत्री को अपना फ़ोन नंबर बदल जाने का पोस्ट कार्ड लिखा था? मैंने स्वीकार में मुंडी हिलाई तो उसने कहा कि चलिए आपको थाने पर बुलाया है। मन ही मन कहा मैंने, वाह मेरे प्यारे गणतंत्र, वाह, एक नागरिक के साधारण से पोस्ट कार्ड से इतना बड़ा हड़कंप। थानेदार ने मुझे देखते ही दनादन दागे एक के बाद एक कई सवाल। क्या तुम कहीं के कोई अफलातून हो? तुमको अपना फ़ोन नंबर बदल जाने की इत्तला प्रधानमंत्री को देने की क्या ज़रूरत थी? क्या प्रधानमंत्री तुमको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? क्या प्रधानमंत्री तुमसे बातचीत करते हैं? प्रधानमंत्री से तुम्हारी कितनी बार बातचीत हुई है और कब कब हुई है? पिछली बार तुमने प्रधानमंत्री से कब बात की थी? मैंने कहा, रुकिए श्रीमान, ज़रा सांस तो ले लीजिए। प्रधानमंत्री से मेरी कोई जान पहचान नहीं है। मैंने सोचा कि मेरे जैसे साधारण नागरिक के फ़ोन नंबर बदल जाने की सूचना जब दूसरों को दे रहा हूँ तो प्रधानमंत्री को भी क्यों ना दे दूँ। प्रधानमंत्री के पास देश विदेश के तमाम महत्वपूर्ण फ़ोन नंबर होते हैं, तो उनके पास अपने देश के एक साधारण नागरिक का भी फ़ोन नंबर होना ही चाहिए। क्या इस जनतंत्र में प्रधानमंत्री को एक साधारण नागरिक के बीच में क्या इस जनतंत्र में प्रधानमंत्री और एक साधारण नागरिक के बीच में चुनाव में वोट देने के अलावा कोई संबंध नहीं हो सकता? प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने के अलावा एक सामान्य नागरिक से बात करने का क्या कभी कोई और कारण नहीं हो सकता? थानेदार को शायद लगा कि मैं कोई सिरफिरा हूँ और व्यर्थ ही वह अपना वक्त मुझ पर बर्बाद कर रहा है। ऊपर का आदेश नहीं होता तो वह कब का मुझे 1-2 झापड़ मारकर भगा देता। उसने लगभग बड़बड़ाते हुए अपने बगल में खड़े थलुए से कहा, सरकार भी जाने कैसे कैसे चूतियों के साथ फंसा देती है। जाकर मेरे लिए एक चाय लेकर आ। इस बीच उसका कोई फ़ोन आ गया और थानेदार फ़ोन पर बतियाने में मसरूफ़ हो गया। मैं थक गया था और इस बीच इतना वक्त गुज़र गया था कि मुझे झपकी आ गई। अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मैंने लपक कर फ़ोन उठाया। फ़ोन पर बोलने वाले ने फरमाया कि मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ। देखिए, मेरी घड़ी अचानक बंद हो गई है। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय क्या बजा है? मैं किसी और से भी पूछ सकता था, लेकिन अचानक मेरी नज़र अपनी टेबल पर पड़े आपके पोस्ट कार्ड पर पड़ गई और मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ही पूछ लूं कि समय क्या हुआ है। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी कि आपने मुझे इस लायक समझा।
मुझे बेहद खुशी होती है बताते हुए कि इस समय मेरी घड़ी में क्या बजा है, लेकिन इसमें एक समस्या है जो मुझे परेशान कर रही है। प्रधानमंत्री की घड़ी में और एक साधारण नागरिक की घड़ी में बजने वाला समय क्या एक ही हो सकता है? क्या किसी ऐसे जनतंत्र की हम कल्पना कर सकते हैं जिसमें सत्ता की घड़ी और जनता की घड़ी का समय एक ही हो? मेरी दिक्कत को थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे आप, लेकिन यकीन करिए कि सत्ताएं अपनी घड़ी का समय अपने देश के नागरिकों की घड़ी के समय से कभी नहीं मिलाती, और ज़्यादातर गड़बड़ियाँ यहीं से पैदा होती हैं। तभी मुझे एक पुलिस वाले ने झिझोड़ कर जगाया और गुर्राया, जाओ घर जाओ, और ऐसी हरकत आइंदा करोगे तो समझ लो अंदर कर दूंगा।